माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारी वीडियो को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको प्रतिरोधों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पंद्रह मीटर लंबाई तथा 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से नगण्य मान की धारा प्रवाहित की गई। नगण्य मान की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तथा इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है तार की लंबाई 15 मीटर लंबाई तथा 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से नगण्य मान की धारा प्रवाहित की गई तथा इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है तार की लंबाई, क्योंकि तार की लंबाई 15 मीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एवं तार का प्रतिरोध R = 5 ओम है। यह देख रहे हैं कि इस प्रश्न में तार की लंबाई, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं इसके प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। इसके प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना है। हमें जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल L/A या R = ρ × L/A। या सीधे हम कह सकते हैं कि तार की प्रतिरोधकता ρ = RA/L। किसी तार की प्रतिरोधकता का सूत्र ρ = RA/L होता है। इस सूत्र से हम तार के प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तार के प्रतिरोध का मान 5 ओम, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा इसकी लंबाई 15 मीटर है। इस तरह से कैसे करते हैं
तो इसके प्रतिरोधकता का मान 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर प्राप्त होता है। तो दिए गए सूत्र की सहायता से तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन बताते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी तार का प्रतिरोध 4 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, इसकी लंबाई 2 गुनी किया जाए, तार की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? हमें जानते हैं कि समांतर चालक तार बेलनाकार होते हैं। अब चालक तार की लंबाई को L तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से लें। चालक तार को अगर खींचते हैं तो चालक तार को खींचने से इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, किंतु इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी आती है। अर्थात अगर किसी चालक तार को गर्म करके खींचते हैं तो लंबाई बढ़ती है, लेकिन इसके मोटाई में कमी आती है। लेकिन चालक तार को खींचने के बाद इसका वही आयतन होता है जो चालक तार को खींचने के पूर्व था। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई तो 2 गुना कर दी जा rही है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या होगा? पहले उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं। माना चालक तार की लंबाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l तथा प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान A है। अब इस चालक की लंबाई को खींचते हैं, इसकी लंबाई को खींचकर दुगना करते हैं, तो तार का अंतिम लंबाई, तार की अंतिम लंबाई L डैश इज इक्वल टू L। यहां तार की अंतिम लंबाई L डैश लेते हैं और इस L डैश का मान प्रारंभिक लंबाई का दुगना होगा, तो L डैश इक्वल टू 2L एवं तार का अंतिम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का
अंतिम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए डैश लेते हैं, ताकि प्रारंभिक लंबाई L तथा इसके प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान ए लेते हैं। इसी प्रकार तार की अंतिम लंबाई L डैश एवं तार के अंतिम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान ए डैश लेते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि किसी तार को अगर गर्म करके खींचा जाए तो खींचने के पहले और खींचने के बाद तार का आयतन समान रहता है। तो तार खींचने के पहले आयतन, तार को खींचने के पहले आयतन बराबर तार को खींचने के बाद कुल आयतन। वैसे हम जानते हैं तार सामान्यतः बेलनाकार होते हैं और इनका आयतन पाई आर स्क्वायर एल, या ये कह लें कि चालक तार का आयतन V इक्वल टू एल होता है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इस तरह तार को खींचने के पहले आयतन V इक्वल टू तार को खींचने के बाद आयतन V डैश, क्योंकि हम जानते हैं कि तार खींचने के पहले जो आयतन होगा वही तार को खींचने के बाद भी आयतन होता है, अर्थात AL इक्वल टू A डैश L डैश। तो तार खींचने के बाद आयतन वही होगा, सिर्फ इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी आएगी। तो AL इक्वल टू A डैश L डैश, या A डैश इज इक्वल AL बाई L डैश। तो इस तरह से A डैश का मान ज्ञात होता है AL बाई L डैश, या यहां से भी कह सकते हैं A डैश बाई A इज इक्वल L बाई L डैश, A डैश बाई A इज इक्वल L बाई L डैश। क्योंकि हमें जानते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। किसी तार की लंबाई एवं उसकी मोटाई में परिवर्तन होने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रारंभिक प्रतिरोध, क्योंकि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 4 ओम है, तो यहाँ इसके प्रारंभिक प्रतिरोध को अगर R से और अंतिम प्रतिरोध को R डैश दर्शाएं तो R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। इसी तरह अगर इसकी अंतिम लंबाई L डैश तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A डैश होता है तो इसका प्रतिरोध R डैश इज इक्वल रो इंटू L डैश बाई A डैश होगा। इस तरह दो समीकरण प्राप्त होते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाता है। यहाँ R बाई R डैश इज इक्वल L बाई A इंटू A डैश बाई L डैश, या R बाई R डैश इज इक्वल L बाई L डैश इंटू A डैश बाई A प्राप्त होता है। और यहां पर हम लिख देते हैं कि L डैश की वैल्यू R बाई R डैश इज इक्वल L बाई L डैश के प्लेस पर 2L लेते हैं और
ए डैश के स्थान पर यहां से ए डैश इज इक्वल ए इंटू एल बाई 2l, तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2 प्राप्त होता है। अर्थात अगर तार को खींचकर लंबाई दूरी करेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान आधा हो जाता है। तो इससे हम लिख सकते हैं ए डैश के स्थान पर ए बाई 2, तो ए से कैंसिल हो जाता है, या यह ज्ञात होता है आर बाई आर डैश इज इक्वल 1/4, या आर डैश इज इक्वल 4r। इस तरह हम देखते हैं कि नए प्रतिरोध का मान प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है, यानी इसका मान 60 ओम होगा। इसी क्या होता है कि किसी तार की लंबाई n गुना कर दें तो उसके प्रतिरोध का मान n² गुना हो जाता है। तो इस तरह यह क्या होता है कि अगर तार की लंबाई खींच कर दुगना करते हैं तो इसके नए प्रतिरोध का मान प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है, अर्थात इसका मान 16 ओम होगा। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन आते हैं, बिंदुओं ए व बी के बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों, बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां प्रतिरोधों का संयोजन भी प्रकार से दिया गया है। इस तरह देखते हैं कि बिंदुओं ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच कुल 6 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और बिंदु ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम मानते हैं कि ये बिंदु किसी स्रोत से जुड़े गए हैं जिसका एक सिरा धन सिरे से और दूसरा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। एक सिरे के धन सिरे से जुड़े होने के कारण अगर ये बिंदु इसका बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु ले तो एक सिरे से धारा प्रवाहित होती है। यह धारा इस बिंदु पर पहुंचने पर ये 2 शाखा में विभाजित होती है। एक इस शाखा में धारा प्रवाहित होते हुए इस बिंदु पर आके मिलती है और नीचे जो धारा इसमें प्रवाहित होगी वह पुनः यहां पहुंचने पर 2 शाखा में विभाजित होती है और आकर के इस बिंदु पर मिल जाती है। तो ये देखते हैं कि 3 ओम और 6 ओम
के दोनों प्रतिरोध ये आपस में समांतर क्रम में संयोजित होंगे, क्योंकि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर संयोजित है और इनके दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु पर संयोजित है, अर्थात दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर मिल रहा है और दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु मिलता है। तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होंगे। तो 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अगर 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करें तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 सूत्र से ज्ञात होगा, जिसका मान 1/R2 = 1/3 + 1/6। यानी इसकी वैल्यू 2 ओम प्राप्त होती है। तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह देखते हैं कि ऊपर के जो दोनों प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि 7 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये 5 ओम के प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित है। तो यहां इसका एक नया प्रारूप बनाते हैं, इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। अब यह देखते हैं कि 7 और 5 ओम के प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान ऊपर 7 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू 7 + 5 = 12 ओम होता है। इसी प्रकार नीचे के जो प्रतिरोध हैं इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान 4 + 2 = 6 ओम प्राप्त होता है। अब इसका एक नया संयोजन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यहां देखते हैं कि ये 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध ये समांतर क्रम हो जाते हैं, तो इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp = 1/12 + 1/6। यानी इसकी वैल्यू Rp = 4 ओम प्राप्त होता है। पुनः इसका एक नया संयोजन बनता है। बिंदु ए और बी के बीच दो प्रतिरोध होते हैं जिनके मान 6 ओम, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। इस तरह ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम होते हैं, तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध यानी Rs = 6 × 6 + 4 =
अर्थात 10 ओम प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी के बीच कुल 5 प्रतिरोध संयोजित हैं। बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ऊपर के बिंदु को बिंदु सी से और नीचे के बिंदु को बिंदु डी से दर्शाते हैं। सी और डी बिंदु के बीच में 15 ओम का प्रतिरोध होता है। यहां बिंदु ए और बी के बीच 5 प्रतिरोध संयोजित हैं। अगर दो बिंदुओं के बीच 5 प्रतिरोधों का संयोजन होता है तो एक बार हम वहां देखते हैं क्या एक संतुलित सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि यदि पी क्यू आर ओ एस 4 प्रतिरोधक समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से संयोजित कर दिए जाएं और उसके एक विकर्ण से धारामापी और दूसरे विकर्ण से सेल का जोड़कर धारा प्रवाहित किया जाए और उस स्थिति में यदि धारामापी विक्षेप 0 हो तो समांतर चतुर्भुज के एक तरफ जुड़े भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी ओर भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यह तब संभव होता है जब धारामापी विक्षेप 0 हो और इसके लिए शर्त है धारामापी विक्षेप 0 तब होता है जब एक तरफ प्रतिरोध का अनुपात दूसरी तरफ प्रतिरोध के अनुपात बराबर हो, अर्थात बीच वाले विकर्ण से जहां पर धारामापी संयोजित है वो जो बिंदु है दोनों समान विभव हों। अगर बिंदु सी और डी समान विभव हो जाते हैं तो इस 15 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी और ऐसा तब होगा जब एक तरफ प्रतिरोध का अनुपात दूसरी तरफ प्रतिरोध के अनुपात बराबर हो। तो इस तरह हम यहां देख रहे हैं कि एक तरफ प्रतिरोध का अनुपात दूसरी तरफ प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है, अतः इस 15 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इससे 15 ओम प्रतिरोध को हम नगण्य के रूप में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर संतुलित सेतु की जो शर्त है पी वाई क्यू इक्वल टू आर वाई एस यह लागू हो रहा है। तो इसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगर 15 ओम प्रतिरोध को नगण्य मानेंगे तो 5 ओम प्रतिरोध का अंतिम सिरा 10 ओम के प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित होगा। तो यहाँ पर 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए क्योंकि 10 ओम प्रतिरोध का अंतिम सिरा 20 ओम प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित है। तो इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब यहां हम देखते हैं कि ऊपर के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे जिनके तुल्य प्रतिरोध का मान 15 ओम होगा। उसी प्रकार नीचे के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे जिनका तुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। तो इसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं
इस तरह बिंदु ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोध का मान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पर 15 ओम तथा इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पर 30 ओम मान का प्रतिरोध होगा। अब बिंदु ए और बी के बीच दो प्रतिरोध संचित हैं जो समांतर क्रम में हैं, अतः इनका कुल प्रतिरोध 1/15 प्लस 1/13, इनका एलसीएम 30 हुआ। तो इस तरह से इनकी वैल्यू 10 ओम प्राप्त होती है, अर्थात बिंदु ए व बी के बीच जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध 10 ओम प्राप्त होता है। तो इस तरह 5 प्रतिरोधों के संयोजन में व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, संतुलन सेतु के रूप में लेते हैं। यह तब होता है जब एक तरफ जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी तरफ जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध जुड़े हैं और इस बिंदु ए वाले सिरे को अगर हम इसको खींच के बाईं तरफ कर दें तो इसका निम्न प्रकार प्रारूप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह बिंदु ए को इस सिरे को अगर हम खींच के बाईं तरफ कर लेते हैं तो इस रूप में प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु को हम सी और इसे डी के रूप में ले लेते हैं। तो यहां देखते हैं कि एक तरफ जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी तरफ जुड़े प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है, अतः ये बीच में जुड़े प्रतिरोध यानी बिंदु सी और डी के बीच जुड़े प्रतिरोध का मान नगण्य माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्रतिरोध का अनुपात दूसरी तरफ प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है, तो यह संतुलित सेट होगा। इसलिए ऊपर के 5-5 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और नीचे के 5-5 ओम को प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो इसका एक निम्न रूप बन जाएगा। तो बिंदु ए और बी के बीच कुल 4 प्रतिरोध हो जाते हैं, जिनके मान 5 ओम 5 ओम। अब ये ऊपर के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, नीचे के भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम होंगे, तो इनका नया संयोजन प्राप्त होगा। इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध 10 ओम होगा। इसी तरह नीचे के प्रतिरोध का भी तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होगा। अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम हो जाते हैं, तो समांतर क्रम में होने से इनका तुल्य प्रतिरोध 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/10 यानी 1/5 या R = 5 ओम प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर 5 प्रतिरोधों का संयोजन होता है तो एक बार हमें देखते हैं क्या यह संतुलित सेट हो सकता है। संतुलित सेट तब होगा जब एक तरफ जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी ओर जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। तो बीच वाले प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं। इस तरह एक तरफ प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में और दूसरे वाले प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और फिर उसे लास्ट में समांतर क्रम संयोजित करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह यहीं पे हम आज का प्रश्नों का सिलसिला बंद करते हैं। थैंक यू।